हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का वन शूट वीडियो। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है उसका वन शूट वीडियो देखेंगे, यानी कि इसी वीडियो में पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो फर्स्ट यूनिट पढ़ने की आपको फिर कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि अगर आप सोचें या आपके दिमाग में हो कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएं तो वो भी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी एक यूनिट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो वो भी आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट मिलने वाली है। तो तीन चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ एग्जाम में शायद ही यहाँ से अलग कोई और क्वेश्चन बने, तो इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं जो एग्जाम में बनते हैं। आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि वन शूट वीडियो मिलेगी, साथ में यही चीज़ें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, तो वो सारी चीज़ें हम वन शूट की फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी आपको 2 मार्क्स की एक वीडियो अलग से मिलेगी। तो ये जो वन शूट वीडियो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 इस तरीके से जो मिलेंगी वो सारी क्या होंगी, वो लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड होंगी। तो यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टोटल 6 वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे, साथ के साथ वन शूट भी प्रोवाइड हो जाएगी, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस बार हमने डिजाइन किए हैं अपने वन शूट वीडियो को, या इसको हम मास्टर वीडियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में स्टार्ट करता हूं जो हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का वन शूट है, जिसका नेम भी एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम है। क्या नेम है इस यूनिट का? एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बड़े ध्यान से। ज़्यादा लेंदी तो मैं नहीं करता हूँ वन शूट भी, कोशिश करता हूँ कम टाइम में ही कवर अप हो जाए। तो आप बड़े ध्यान से इसको पूरे लास्ट तक लेक्चर को सुनेंगे, ध्यान से अच्छे से समझेंगे। और अगर आप क्लास में जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुन भी रहे हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सुनते सुनते ही लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें, ठीक है। वीडियो पसंद आया करे तो लास्ट में लाइक जरूर कर दिया करें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि किस तरह का आपको ये वीडियो लगा या कैसे था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की, मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ली है ये वन शूट, और मैंने ही नहीं, अब आपको जो भी वन शूट प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी वन शूट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही प्रोवाइड की जाएंगी। इससे आपको एक और फायदा होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, कैसे किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमें कौन सा क्वेश्चन लिखना होता है, इस तरह का बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो ये कंफ्यूजन भी आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। एन्यूमरेट एंड डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, यानी कि एनवायरनमेंट पूछा है और साथ में इसके वेरियस कंपोनेंट्स पूछे हैं। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इन क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने लिए हैं, और ये क्वेश्चन 2017-18 के इवन सेमेस्टर में पूछा गया है। मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है, 2017-18 के इवन सेमेस्टर में पूछा गया है। ये फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर ऐड हुआ था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो या मैं अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर के इवन एंड ऑड सेमेस्टर के क्वेश्चन जो है वो भी मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं। साथ में अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कंपोनेंट, तो मैंने थोड़ा सा इसमें सेगमेंट्स के बारे में भी बताया, क्योंकि हो सकता है इस बार सेगमेंट्स भी पूछ लें। तो जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में नहीं है, वो भी चीज़ें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसने क्या पूछा है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर उसने डिस्कस करने के लिए बोला है। तो एनवायरनमेंट जैसे मैंने, अगर आपने, मैं ये आज का जो लेक्चर है या मेरा ही क्या, जो भी सब्जेक्ट्स आपको सारे टीचर पढ़ा रहे हैं जो वन शूट प्रोवाइड कराएंगे, तो वो सब ये सोच के प्रोवाइड कराएंगे कि आपने हमारे द्वारा दिए गए जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, यानी कि जो डिटेल में लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं वो सारे जरूर देख रखे हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ एनवायरनमेंट क्या होता है, तो एनवायरनमेंट एक्चुअल में क्या है, जहाँ हम हैं हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो सब एनवायरनमेंट ही है। यानी कि हमारे चारों तरफ एयर भी हो गई, इधर उधर जैसे हमारे पास में बोर्ड भी हो गया, मेरे पास ये मार्कर भी हो गया, यानी कि जो हमारे सराउंड में सारी चीज़ें हैं वो क्या है, सारी एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आती हैं, तो हमारा सब एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसको समझाने की डिटेल में, हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, तो क्या है, एनवायरनमेंट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन के एनवायरन नाम एक फ्रेंच वर्ड है, ये इससे लिया गया है। हमारा एनवायरनमेंट जो शब्द लिया गया है
इसका मतलब क्या होता है, एनवायरन का मतलब क्या होता है, एनसर्किल और सराउंड, यानी कि एनसर्किल यानी कि चारों तरफ हमारे, या सराउंड हमारे चारों तरफ जो भी है, ठीक है। ऑल द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म आर दस इंक्लूड इन एन एनवायरमेंट, यानी कि जो बायोलॉजिकल है या नॉन बायोलॉजिकल जो भी हमारे थिंग्स हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल हो, जो हमारे सराउंड है चारों तरफ है, वो सभी कहाँ एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का बेसिक सी चीज समझ में आ गई। अगर एनवायरनमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो फिर आप क्या लिखेंगे, एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल, किस किस का सम है, वाटर का सम है, एयर का, लैंड, इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो अदर लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्रॉपर्टी है, ह्यूमन बींग्स है, उनका रिलेशन किसके साथ, वाटर हो गया, एयर हो गया या लैंड हो गया, इनके साथ इनका जो टोटल रिलेशनशिप है वो सब हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल में एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की बेसिक डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, ये बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वन शूट की वीडियो है ना, इनकी जो पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप में। जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ रेगुलर मिल रही हैं, और अभी तक सारी मिल भी चुकी हैं। और ये वाली जो पीडीएफ है वन शूट की, ये भी उनको प्रोवाइड करा दी जाएंगी वन शूट की भी। अगर आपको किसी को नहीं पता कि पीडीएफ कैसे मिल रही है, तो स्क्रीन पे एक नीचे नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। पीडीएफ जो है वो पेड है, ज़्यादा पेड नहीं है, थोड़ा सा पेड है, मतलब थोड़ा सा अमाउंट हमने उनका रख रखा है, तो आपको उन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिस भी ग्रुप के आप, मतलब जिस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें इकोलॉजी को और डिफाइन करा दिया मैंने। यहाँ पर देखो, एनवायरनमेंट अगर पूछा था आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट पूछा है तो बस यहाँ तक ये डेफिनेशन लिखना है, इसके बाद इसके कंपोनेंट्स का डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब एग्जाम में क्या पूछता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पूछ लेता है, तो इकोलॉजी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ले ली। आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पूछ रखा है, तो वहां पर मैं दोबारा से इकोलॉजी की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इकोलॉजी की डेफिनेशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पर इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी पूछ रखा है, और यहाँ पर एनवायरनमेंट पूछा था, तो एनवायरनमेंट पूछा, जितना पूछा है एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना क्वेश्चन लिखना है, कैसे करना है, वो बहुत अच्छे से आपको गौरव सर ने वीडियो बना के दिया है, लाइव सेशन लिया था, बहुत अच्छे से समझा है स्टूडेंट्स बहुत सारों ने, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा सभी को, ठीक है। तो अब जब एनवायरनमेंट पूछा तो एनवायरनमेंट ही लिखना है। अब ये इकोलॉजी मैंने क्यों ले लिया यहाँ पर, इकोलॉजी मैंने इसलिए ले लिया, आने वाले क्वेश्चन में इकोलॉजी भी आएगा, तो वो मैंने यहीं पर ही इसको एक्सप्लेन करा दिया, जिससे मैं इसको रिलेट करा सकूँ इससे, ठीक है। अब इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी कुछ नहीं है, एक्चुअल में स्टडी है, किसकी स्टडी है, ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे, प्लांट्स हो गया, फ्लोरा या फ्यूना जिसको हम बोल देते हैं एनिमल्स को, या इनके रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारे प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे, लिविंग नॉन लिविंग, प्लांट्स हो गए हमारे, फ्लोरा एंड फ्यूना जिसको हम बोल देते हैं, एनिमल्स हो गए, इन सब का स्टडी, और इनमें आपस में जो इंटर रिलेशन है, इन सब की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फ्यूना इन रिलेशन विद अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हो गए, जो भी हमारे प्लांट्स हो गए, जो भी एनिमल्स हो गए, इनके जो रिलेशनशिप है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, वही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। द टर्म इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो इकोलॉजी, आप देखो इसमें ध्यान रखना, एनवायरनमेंट जो लिया गया है वो एनवायरनमेंट किससे लिया गया है, एनवायरन वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और इकोलॉजी जो लिया गया है, इकोलॉजी जो लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और उसका जो नेम है, या जो मतलब जो वर्ड है ग्रीक वर्ड, वो क्या है, ओक्योलॉजी है, ओक्योलॉजी है, ठीक है। ये ओक्योलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है, इससे हमारा इकोलॉजी लिया गया है, विच मीन्स ओक्योस यानी कि सराउंडिंग, एंड लोग्स मतलब स्टडी, यानी कि सराउंड की, अपने सराउंड की स्टडी ही एक्चुअल में क्या है, हमारा इकोलॉजी है। दस इट इज द स्टडी ऑफ अवर सराउंडिंग, यानी कि जो हमारे आसपास चारों तरफ हमारे सराउंड में जो भी चीजें हैं, उन सब की स्टडी एक्चुअल में क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लियर हो गया, इकोलॉजी क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की, ठीक है। कंपोनेंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि कंपोनेंट्स में हम क्या एक्सप्लेन करें क्या नहीं करें, क्योंकि जो हमारे बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो भी एक्चुअल में कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंफ्यूजन हो जाता है, जो सेगमेंट्स हमारे होते हैं, जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, ये जो हमारे अलग अलग सेगमेंट्स में हमने ये एलिमेंट्स में डिवाइड कर रखा है अपने एनवायरनमेंट को, तो वो सेगमेंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो वही कन्फ्यूजन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ।
कि अगर कंपोनेंट पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करके आएंगे। और अगर सेगमेंट्स पूछ रहा है तो जो अगला मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो पूछ रहा है, बताऊंगा, ठीक है, वो पूछ रहा है तो वो लिख के आना है, ठीक है। और अगर उसने ऐसे कुछ नहीं पूछा, आप फिर भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, कंपोनेंट्स ही अगर पूछा है उसने और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप जो सेगमेंट्स है उनको भी साथ में एक्सप्लेन कराएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के होते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। इनको ये इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम क्या होता है वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बायोटिक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, लिविंग। और जो एबायोटिक होता है नॉन लिविंग, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे, वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैनकाइंड्स हो गए, हमारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यानी कि जो जीवित रहते हैं, जो सांस लेते हैं, एक तरह से ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि जो लिविंग है वो हमारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। और एबायोटिक में कौन से आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, जैसे कि हमारी एयर हो गई, वाटर हो गया और सॉइल हो गई, ठीक है, यानी कि मिट्टी हो गई, वाटर यानी कि पानी हो गया, और एयर हवा हो गई। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। दैट मीन्स दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और ये एक्चुअल में किसके कंपोनेंट्स हैं, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। और बायोटिक मतलब लिविंग, लिविंग मतलब जैसे कि हम खुद हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया और सॉइल हो गया, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पर एक पिक्चर के तौर पर मैंने आपको दिखाने की भी कोशिश की है कि कौन से बायोटिक हो गए, कौन से एबायोटिक हो गए। जैसे यहाँ पर ये सन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एक्चुअल में एबायोटिक हो गया। ये हमारा बर्ड्स हो गई, ये बायोटिक हो गई, क्लियर। और ये हमारा क्लाउड्स वगैरह हो गए, ये एबायोटिक हो गए हमारे। और जैसे फिश वगैरह होगी तो ये बायोटिक हो गई। वाटर हमारा क्या हो गया, एबायोटिक हो गया। लैंड हमारे क्या हो गई, एबायोटिक हो गई। और बाकी जो भी चीज़ें हमारी बटरफ्लाई वगैरह क्या होगी, ये बायोटिक हो गए। और माउंटेन और हिल्स वगैरह जो हो गए ये हमारे एबायोटिक हो गए। प्लांट्स हमारे बायोटिक हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और उनके एग्जांपल्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर बात करूं उनके सेगमेंट्स की भी, अगर मैं साथ के साथ बात कर लूं इसी क्वेश्चन के अंदर, तो एक्चुअल में जो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उनको मेनली हम यहाँ पर देखें इस इमेज के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें इस इमेज में तो थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश करें। जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं उनको, यानी कि एक तो नेचुरल टाइप के होते हैं। नेचुरल में हमारे कौन से आ जाएंगे, जो सेगमेंट्स है, जैसे कि हमारा एयर हो गया यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एयर हमारा हो गया, ठीक है। लिथोस्फेयर से रिलेटेड यानी कि लैंड हमारा हो गया। लिविंग थिंग्स यानी कि बायोस्फेयर हमारा हो गया। और वाटर बॉडी के अगर हम देखें तो उसके लिए हाइड्रोस्फेयर हो गया। तो ये कौन से हो गए कंपोनेंट्स, ये नेचुरल कंपोनेंट्स हो गए। तो ये नेचुरल कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसलिए हम कभी कभी एग्जाम में अगर कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं तो वहां पर हमें ये एक्सप्लेन करने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या समझाया मैंने आपको यहाँ पर, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है और डिस्कस करना था कंपोनेंट्स के बारे में एनवायरनमेंट के, ठीक है। अब उसने यहाँ पर सेगमेंट अलग मेंशन किया नहीं। अगर क्वेश्चन दोनों दिए हुए हैं कि सेगमेंट भी दिया हुआ और कंपोनेंट भी दिया हुआ है, तो आप कंपोनेंट में बायोटिक एंड एबायोटिक करके आएंगे और सेगमेंट में फिर ये करके आएंगे चारों। लेकिन अगर उसने ये कहा है कि केवल कंपोनेंट पूछा और सेगमेंट का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो आप फिर साथ में ये नेचुरल कंपोनेंट जो है जिनको हम सेगमेंट बोलते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कराएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी हमारे ह्यूमन मेड हो गए। ह्यूमन मेड में कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, पार्क वगैरह हो गए, रोड्स हमारी हो गई, या मोमेंटम्स हमारे हो गए, इस तरीके से। और बाकी ह्यूमन हो गए, इंडिविजुअल हो गए, सिंगल, या फैमिली हो गई, या कम्युनिटी हो गई, ठीक है। तो ये ह्यूमन हमारे कंपोनेंट। तो ये क्या है एक्चुअल में, कंपोनेंट्स है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। नेचुरल में हमारे नेचुरल वाला पार्ट आ गया, जो सेगमेंट्स भी है हमारे एनवायरनमेंट का। यानी कि अगर सेगमेंट पूछ रहा है तो ये एक्चुअल में सेगमेंट ही है चारों। यानी कि अगर सेगमेंट पूछ रहा है तो सेगमेंट में हमें यही क्लासीफाई करना है, यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की बात करूँ, इसमें आगे कंटिन्यू करूँ, तो ये क्या कह रहा है, these favorable conditions make earth a unique planet as compared to other plants, ठीक है। तो अब it has evolved its own environment constituting different segments, यानी कि जो हमारा environment है उसको हम different segments में डिवाइड करते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारा जो planet है वो एक तरह से अलग स्पेशल planet है, जिससे हम वहाँ पर यहाँ पर रह पाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर एक्चुअल में क्या है, दैट इंक्लूड एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या इंक्लूड होता है, एयर इंक्लूड होती है, ठीक है।
हाइड्रोस्फीयर की बात करूँ तो दैट इंक्लूड वाटर, यानी कि वाटर बॉडीज जो हैं वो एक्चुअल में हमारी क्या हो गए, हाइड्रोस्फीयर हो गए। लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो दैट इंक्लूड्स लैंड या सॉयल, यानी कि जो लैंड एरिया हो गया हमारा और जो सॉयल होगी वो एक्चुअल में किसके अंदर आ जाएंगे, लिथोस्फीयर के अंदर। बायोस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो दैट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे लिविंग बॉडीज हैं या लिविंग थिंग्स हैं वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, बायोस्फीयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो दीज एलिमेंट्स टुगेदर, इनको एलिमेंट्स भी बोल देंगे, अगर कंफ्यूज मत हो जाए ना, सेगमेंट पूछ लिया तो बोल लो, सोचो कि सेगमेंट में ही एक्सप्लेन करने, और अगर उसने बाई चांस एलिमेंट्स पूछ लिया एनवायरनमेंट के तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि एलिमेंट्स तो सन बताए ही नहीं थे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स भी हम सेगमेंट्स को ही बोलते हैं। तो दीज एलिमेंट्स टुगेदर अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो जितने भी हमारे जो भी सेगमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बॉडीज हैं या ह्यूमंस हैं उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, या इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप रहता ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको कंपोनेंट पूछे और सेगमेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा तो यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, और अगर सेगमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा सेपरेटली और कंपोनेंट भी पूछा, वैसे दोनों साथ नहीं पूछा जाता क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ रहता ही है स्टूडेंट्स को भी और एग्जामिनर को। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जो 2017-18 के इवन सेमेस्टर में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से नहीं लिया हूँ, क्या जरूरत है, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि एनवायरनमेंट एक्चुअल में क्या होता है। ये अगला क्वेश्चन हमारा डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। how would you broadly divide the major layers of the atmosphere, यानी कि एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, अब उसके सेगमेंट में जब हम पहुंचे एनवायरनमेंट के सेगमेंट में तो हमने सेगमेंट में एटमॉस्फेयर पढ़ा, लिथोस्फेयर पढ़ा, बायोस्फेयर देखा एंड हमने हाइड्रोस्फेयर देखा। अब यहाँ पर क्या है, जो एटमॉस्फेयर था उसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो वो लेयर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करा रहा है कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं या हम कैसे उनको ब्रॉडली डिवाइड करते हैं मेजर लेयर्स की फॉर्म में अपने एटमॉस्फेयर को। जैसे हमारा स्ट्रेटोस्फेयर हो गया और ट्रोपोस्फेयर हो गया, जो भी हमारी लेयर्स हैं अभी हम उनको सबको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। स्टेट देयर रेस्पेक्टिव एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर रेंज, यानी कि इसने साफ साफ कह दिया है कि उनकी हाइट के बारे में आपको एल्टीट्यूड के बारे में बताना है वहाँ पर, और उनकी टेम्परेचर रेंज जरूर बतानी है वहाँ पर। तो यानी कि सीधा सीधा क्या करना है, एक लेयर बना लेनी है एटमॉस्फेयर की, सारी लेयर्स लिख लेनी है, उसमें एक डायग्राम बना लेंगे। अभी मैं डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ आपको कि इसमें कितनी कितनी हाइट है, यानी कि जीरो से यानी कि अर्थ जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से लेके इतनी हाइट तक हमारी कौन सी लेयर होती है, फिर इस हाइट से लेके उस हाइट तक कितनी लेयर होती है, तो कौन सी लेयर होती है वो बता देनी है, और साथ में उनके टेम्परेचर रेंजेस भी बतानी है। तो टेम्परेचर की रेंज भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि टेम्परेचर की रेंज उसने साफ साफ बोला है, तो ये हमें जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है एक्चुअल में एनवायरनमेंट। तो मैं नहीं बता रहा, एनवायरनमेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर एक्चुअल में क्या है, द एयर एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, यानी कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ, जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो एयर का एक तरह से एनवेलप है, जो लिफाफा एक तरह से एनवेलप यानी कि एनसर्किल कर रखा है हमें, जो भी सराउंड चारों तरफ, यानी कि किसके, हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो है वो एक्चुअल में जो एयर का जो एनवेलप है वही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। This protective envelope surrounding Earth sustain life on the Earth and protect us from unfriendly environment of outer space। तो ये जो हमारे पास सराउंडिंग एनवेलप है ये हमें जो अनवांटेड रेज हमारी जो स्पेस वगैरह से या जैसे सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो और बहुत सारी जो हार्मफुल बॉडीज या हार्मफुल अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है उससे हमें क्या करता है, एक्चुअल में प्रोटेक्ट करता है, और जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ वहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं अर्थ पर। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयर का जो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्लियर। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो आगे क्या कह रहा है, इट एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। की जो हाइट एक्चुअल में होती है वो 1600 किलोमीटर तक होती है अर्थ सरफेस से। इट कंसिस्ट ऑफ लाइफ सेविंग गैसेस। इसमें क्या होता है, लाइफ सेविंग गैसेस होती हैं, कौन कौन सी होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई हमारी ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, और कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे प्लांट्स के लिए। The major gases that are constitutes the atmosphere are, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये इसमें बहुत सारी हमारी जिससे हमारे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद गैसेस हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, जैसे ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडीज़ के लिए ऑक्सीजन हो गई, प्लांट्स वगैरह के लिए जो हो गई
एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन हो गया, प्लांट्स वगैरह के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो इस तरह की गैसेस भी क्या होती हैं एटमॉस्फेयर में इंक्लूड रहती हैं। अब इनके अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो नाइट्रोजन हमारी सबसे ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, वो 78% के अप्रॉक्सीमेट होती है। ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना अप्रॉक्सीमेट ली है मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात मैं करूं तो ऑक्सीजन 21% के अप्रॉक्सीमेट ऑक्सीजन होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो 0.03% होती है। देखो कितनी कम है, 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका लेवल जो है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से। जब नेक्स्ट आने वाली यूनिट्स हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिम्मेदार हो रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे ये इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या कैसे ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गन की भी बात करूँ तो 0.9% ऑर्गन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये मेनली 4 गैसेज मैंने यहाँ पर इनका परसेंटेज यहाँ पर बता दिया है। ये आप लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा एग्जाम में, हल्का सा इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूँ आगे चल के इसकी एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में, तो लेयर की अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं इसको हम मेनली फाइव कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 भी हम ले लेते हैं। एक्सोस्फेयर को हम कभी कभी इसको नेग्लेजिबल भी कर देते हैं या नहीं इंक्लूड करते हैं, अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर टोटल देखें तो 5 लेयर्स हमारी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो ट्रोपोस्फेयर होती है हमारी जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है, देन उसके ऊपर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर उसके बाद मीजोस्फेयर होती है, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर होती है, लास्ट में एक्सोस्फेयर होती है, ठीक है। तो इन लेयर्स की क्या क्या क्वालिटी है, इन लेयर्स में कितना टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर की रेंजेस क्या है, एल्टीट्यूड इनका क्या है, हाइट्स इनकी जो भी है क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको जरूर समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जरा ध्यान से समझो इस डायग्राम को। इस डायग्राम से ही मैं इतना बता दूंगा कि अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो जो 2 चीज़ें उसने बोली है वो तो लिख ही देंगे, और साथ में और भी चीज़ें वहाँ पर बता सकते हैं। तो सबसे जो पहली लेयर होती है हमारी एनवायरनमेंट की, यानी कि सबसे पहली जो लेयर होती है वो यहाँ तक, ये वाली जो लेयर है, यानी कि ग्राउंड सरफेस से लेके यहाँ तक, यानी कि 0 से अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेके 12 या 18, 12 भी लिख सकते हैं और 18 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 से लेके 12 या 18 किलोमीटर तक की हाइट तक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। कौन सी लेयर होती है, जिसे हम हिंदी में क्षोभ मंडल भी बोल देते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फेयर हम बोलते हैं। अब इसकी रेंज तो मैंने बता दी आपको कितनी होगी, इसकी रेंज होगी 0 टू कितनी 12 या 18 किलोमीटर तक का इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इसके टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 15 से लेके, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना होता है -56.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना होता है -56.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, मतलब इधर जो लिखा है टेम्परेचर वो नीचे का है टेम्परेचर है, और जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं वो टेम्परेचर घटता जा रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है ग्राउंड सरफेस पे थोड़ा ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम हाइट पर चलते जाते हैं, ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, यानी क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। और उसकी जो हाईएस्ट हाइट है वहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग -56.5 डिग्री सेल्सियस वहां पर रह जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई, ये हाइट की बात होगी। और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर हो सकती हैं, तो हॉट एयर बैलून जो है वो भी हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। हॉट एयर बैलून जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में ही हमारे रहते हैं, यहाँ पर उड़ते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो पैसेंजर प्लेन्स हमारे होते हैं, ये पैसेंजर प्लेन भी हमारे कहाँ पर, ये भी हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं अपनी, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मैंने आपको इसका टेम्परेचर की बात बता दी, इसकी हाइट की बात बता दी, और इसमें होने वाली 2 एक्टिविटी भी बता दी। जैसे हॉट एयर बैलून आपने देखे होंगे ना, तो वो कहाँ उड़ते हैं, वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही रहते हैं। और जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं हमारे, ये भी हमारे कहाँ पर होते हैं, जो पैसेंजर प्लेन होते हैं, जैसे हमें जिस प्लेन में बैठ के पैसेंजर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो क्या होते हैं, वो भी हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं। बात समझ में आ गई, यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी आ गई। अब मैं इससे ऊपर वाली लेयर की बात करूं तो जो सेकंड लेयर हमारी वो ये लेयर है, यहाँ तक, इससे लेके यहाँ तक ये वाली जो लेयर है हमारी, ये सेकंड लेयर है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर हम यहाँ पर बोलते हैं। अब इस स्ट्रेटोस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक्चुअल में क्या होता है, इसको एक्चुअल में हम यहाँ पर, इसकी अगर मैं हाइट की बात कर लेता हूँ तो जैसे मैंने 0 टू 12 या 18 किलोमीटर की बात करी थी, तो ऐसी 11 से लेके 50 किलोमीटर तक, 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर की हाइट से 50 किलोमीटर की हाइट। अब आप बहुत सारे सोच रहे होंगे स्टूडेंट सर यहाँ तक तो आपने 12 लिया और यहाँ से 11 से कैसे शुरू करा। कोई भी चीज हो, किसी में भी अगर कोई परिवर्तन आता है, जैसे मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची, तो ये लाइन मान लो कहाँ तक पहुंची, 12 तक पहुंची, ठीक है।
अब कोई भी चीज अगर परिवर्तित हो रही है, किसी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं इसके बाद एकदम एब्रप्टली चेंज आ जाएगा यहाँ से, नहीं। क्या होगा, थोड़ा सा पहले से इसमें आना चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से 11 से मान लिया जाता है कि हमारी दूसरी लेयर हो जाती है, और यहाँ तक कहाँ तक 50 किलोमीटर तक कौन सी हो जाती है, ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे डिवाइड कर दिया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, एंड देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो क्या वो एकदम से मिडाइवल हिस्ट्री से एकदम मॉडर्न हिस्ट्री आ गई है? नहीं है ना। तो क्या होगा, कुछ आगे तक हमारी मिडाइवल हिस्ट्री गई होगी, और मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा पीछे से उसमें परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए होंगे, तो वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू कर दी गई है। ठीक है, तो एक तरह से ये मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ऐसे लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एकदम से ही क्या होगा, एकदम से लेयर बिल्कुल एकदम सेपरेट थोड़ी हो जाएगी, बिल्कुल एक कोई बाउंड्री लाइन थोड़ी है वहाँ पे नहीं है ना। तो थोड़ा सा वेरिएशन वहाँ पे होता है, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में और यहाँ के एनवायरनमेंट में, तो या यहाँ के एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, तो इसलिए हमने यहाँ से 0 से 12 या 18 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर, और उससे ऊपर 11 to 50 किलोमीटर की जो हाइट है हमारी, वो क्या होगी, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होगी। और इसके अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, स्ट्रेटोस्फेयर की अगर मैं टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ, तो ये कितनी हो जाती है, माइनस के 56.5, यानी कि जो टेम्परेचर इसका हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब जब ऊपर पहुंच के जो हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी कि जो कम से कम टेम्परेचर था, -56.5 डिग्री सेल्सियस था। तो ये यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया, -56 से लेके घटा है, यानी कि टेम्परेचर -2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये विजिबल नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के नोट कर लीजिएगा कॉपी में। क्या है, -56.5 डिग्री सेल्सियस से लेके -2.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम नीचे से, स्ट्रेटोस्फेयर के जो ग्राउंड सरफेस है वहां से लेके जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, अब इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जितना हाइट पर हम जा रहे थे घटता जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में हम जितना ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर उतना ही कम हो रहा है, यानी मतलब बढ़ रहा है टेम्परेचर, सॉरी, -56.5 से माइनस में है 56, तो -2.5 तक ये पहुंच रहा है, यानी कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर और नीचे के टेम्परेचर में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़त हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक्टिविटी जो होती है, जो रेडियो साउंड हमारे होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही रहते हैं। और ये हमारे एक्चुअल में क्या है, रेडियो साउंड एक्चुअल में क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, समताप मंडल भी हम इसको बोलते हैं। तो समताप मंडल में एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी लेयर होती है, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो सन से आती है अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं चलूँ अगली लेयर पे, तो अगली लेयर जो है वो यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेयर है हमारी, ये वाली जो लेयर है, ये एक्चुअल में जो हमारी लेयर है, ये क्या कहलाती है, मेसोस्फीयर कहलाती है। और मेसोस्फीयर में हमारे क्या क्या, अगर मैं बात करूँ हाइट की, तो 40 to 50, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर से, देखो 50 तक ये था, अब एकदम से परिवर्तन थोड़ी आएगा कि 50 से, यानी 51 से शुरू होगा, नहीं, 40 से लेके 50 तक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और 40-50 से लेके 80-90 किलोमीटर तक, यानी कि 80-90 किलोमीटर तक की जो हाइट होगी, वो हमारी एक्चुअल में किसकी हाइट होगी, वो कौन सी लेयर होगी, हमारी मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर जो इसके टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो फिर से इसमें टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो गया। और ये अगर मैं बात करूं, तो ये सबसे ठंडी लेयर होती है। इसकी सबसे मेन खासियत क्या है, मेसोस्फीयर जो है ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर है किसकी, हमारे एटमॉस्फेयर की। दैट मीन्स ये जो ट्रोपोस्फीयर था, ट्रोपोस्फीयर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर डाउन जा रहा था, वो कितना था, -56.5। ठीक है, अब जो मैं बात करूं मेसोस्फीयर, इसमें कहां तक पहुंच गया था, -2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर मेसोस्फीयर की मैं बात करूं, तो मेसोस्फीयर में जो हमारा होता है, तो -2.5 से टेम्परेचर फिर डाउन होना स्टार्ट होगा, और -86.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, -86.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर फिर से डाउन होने लगा, और ये -86.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा, यानी कि मेसोस्फीयर जो है सबसे ठंडी लेयर हमारी होती है। और इसमें होने वाली एक्टिविटी क्या होती है, जो उल्कापिंड हमारे होते हैं, जिन्हें हम मेट्रोस बोलते हैं, तो वो सारे उल्कापिंड वगैरह जो होते हैं, हमारे मेट्रोस वगैरह जो होते हैं, वो मेसोस्फीयर लेयर में होते हैं। तो आप देखते हैं ना कि तारा टूट के जा रहा है, या इस तरीके का जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, मेसोस्फीयर में हो रही है। और इसमें जो हमारे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो भी हमारे रॉकेट वगैरह भी किस लेयर में होते हैं, मेसोस्फीयर में होते हैं। तो ये इसकी एक्टिविटीज़ हो गई।
टेम्परेचर का मैंने बता दिया, और एक इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सबसे ठंडी लेयर है। हाइट का मैंने बता दिया। हाइट और टेम्परेचर की बात ज़्यादा पूछी गई थी डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो इनको जरा ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है कि थर्मोस्फेयर की अगर मैं हाइट करूँ तो ये 80-90 किलोमीटर था, तो ये 80-90 से लेके लगभग 800 किलोमीटर तक की हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। यानी कि थर्मोस्फेयर की जो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 80-90 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है। तो हाइट की बात हो गई। और साथ में अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ तो फिर से टेम्परेचर इसके ऊपर की तरफ चलने पर, यानी कि थर्मोस्फेयर से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होकर कितना होगा, -86.5 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पर, तो -86.5 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है वो होती है अरोरा की घटना, ठीक है। अरोरा की घटना यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर, ग्रीन, ब्लू से जो कलर्स हमारे दिखाई देते हैं हमारे ऊपर, अगर मैं बात करूँ स्पेस में, तो वो जो अरोरा की घटना होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, किस में होती है, वो थर्मोस्फेयर में होती है। तो ये अरोरा पूछ लिया जाता है कि ये हमारे मतलब जो वैसे एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करा है यहाँ पर, ठीक है। तो अरोरा की जो घटना होती है वो कहाँ पर होती है, थर्मोस्फेयर में। यहाँ तक तो मेन लेयर होगी आपकी चारों लेयर। अब इस थर्मोस्फेयर लेयर, ये जो थर्मोस्फेयर लेयर थी यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद की जो लेयर होंगी ऊपर की तरफ, तो उस लेयर को हम क्या बोल देंगे, एक्सोस्फेयर बोल देंगे। एक्सोस्फेयर हमारी लेयर होती है। इसमें हमारा क्या होता है, टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 1200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 800 से लेकर लगभग 3000 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। और इसकी अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सी घटना होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, तो जो हमारी सैटेलाइट्स जो रोटेट करती हैं, जो मूव करती हैं, हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, वो हमारी सैटेलाइट कहाँ पर होती हैं, एक्सोस्फेयर में होती हैं। जो स्पेस शिप्स हमारे होते हैं, जो स्पेस शिप भेजे जाते हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 यहाँ पर हमारी तरफ से यहाँ से लॉन्च किया गया था, तो वो जब जाते हैं, मूव करते हैं, तो वो सारे स्पेस शिप्स वगैरह जो होते हैं वो भी कहाँ होते हैं हमारे, वो भी हमारे एक्सोस्फेयर में ही मूव करते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये सारी लेयर मैंने एटमॉस्फेयर की आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। और इसमें जो अगर वैल्यूज दिखाई नहीं दे रही है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिएगा और वैल्यूज नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोली हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ। बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी इसकी। आगे मैं चलता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर बेस्ड आ गया है। तो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूँ तो क्या है, देखो इसमें दो क्वेश्चन लिखे हैं। दो क्वेश्चन मतलब दो तरह से बना है, एक क्वेश्चन एक, यहाँ आंसर हमें एक ही देना है, तरीके दो हैं, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से यहाँ पर लिख लिया। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, ये भी हमारा 2022-23 के इवन सेमेस्टर में पूछा गया था, यानी कि जस्ट लास्ट सेमेस्टर में पूछा गया था, ये एनवायरमेंट और लेयर वाला, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम डिफाइन करा रहा, तो इकोलॉजी तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और इकोसिस्टम मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, किसमें, इकोसिस्टम में। कब पूछा गया है, 2022-23 में इवन सेमेस्टर में, यानी कि जस्ट लास्ट सेमेस्टर। फिर क्या पूछा था उससे पहले सेमेस्टर में, अगर पहुंचे 2017-18 के इवन सेमेस्टर में पहुंचे तो डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम सेम है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, इनके रोल क्या है इन एन इकोसिस्टम, तो वो पूछे गए थे। तो जब हम यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे होंगे तो हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स भी खुद यहाँ पर एक्सप्लेन हो गए होंगे। तो जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ क्वेश्चन, दोनों में से कोई सा भी किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। जस्ट 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे, मैं पानी थोड़ा सा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स एक बात मैं कह देना चाहता हूँ आपसे, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। पीडीएफ के लिए फिर से वही स्क्रीन पे एक नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कितना पेमेंट है, कितना कुछ है, वो सब चीज़ वहीं पर बता दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो जरूर पहुँचाएँ। हम आपको इतना सपोर्ट करें, आप भी हमें पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगला क्वेश्चन। और हाँ, ऐप भी हमारा है प्ले स्टोर पर, तो ऐप भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर में हम ऐप पर भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे आपको। प्ले स्टोर पर भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ
तो इकोसिस्टम भी एक्चुअल में क्या है, जो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है हमारा। अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वही एक्चुअल में हमारा क्या है, इकोसिस्टम है। वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और जो अपने सराउंड में एनवायरनमेंट है उसके के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, और इनकी स्टडी जो हम करते हैं तो वो स्टडी हमारी इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी का तो मैंने पहले ही बता दिया था। और इकोसिस्टम क्या हो गया कि जो हमारा मतलब जो भी इंटरेक्शन है, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन का या ह्यूमन से अपने आसपास की जो चीज़ें से जो भी इंटरेक्शन है, वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं कि इकोसिस्टम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूँ, एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि एक चेन है किसके इंटरेक्शन की, किस किस के बीच में, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, या अगर फिर प्रॉपर डिफाइन करना है तो क्या है, इकोसिस्टम एन एग्रीगेट सिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम एक एग्रीगेट सिस्टम है फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड एबायोटिक के अंदर दोनों आ गए, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो बायोटिक है और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है या क्या उनका इंटरेक्शंस है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। एक और डेफिनेशन, काफ़ी सारी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर ले ली है, जो आपको इजी लगे वो जरूर लिख देंगे एग्जाम में। एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी, इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या है, कम्युनिटी है किसकी, ऑफ ऑर्गेनिज्म की एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट की इंटरेक्टिंग टुगेदर, यानी कि जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, जो मैं बता देना चाहता हूँ नीचे, कि द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज, यानी कि जो टर्म है ये इकोसिस्टम या जो नेम है ये इकोसिस्टम, जो फर्स्टली प्रपोज किया गया था वो एजी टांसले द्वारा किया गया था 1935 में। तो ये जो एजी टांसले है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोसिस्टम जो वर्ड दिया था या जो किसने इसको प्रपोज किया था, तो वो थे एजी टांसले। 1935 में इन्होंने इस वर्ड को प्रपोज किया था। ठीक है, ये आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर पता चल रहा होगा कि क्या है यहाँ पर, ये पूरा हमारा इकोसिस्टम है। इसके अंदर प्लांट की कम्युनिटी जो होगी, ये कम्युनिटी आ गई, हैबिटेट्स हमारे यहाँ पर आ गए, बाकी ओवरऑल जो भी हमारा सब कुछ यहाँ पर सोलर रेडिएशन, यानी कि पूरी जो सारी चीज़ें हैं वो सब कहाँ, मिनरल्स वगैरह, सॉयल ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो आ गए सब इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम सी हैं। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमने बात कर ली इकोसिस्टम की, और पूछा था इकोलॉजी भी, तो इकोलॉजी भी लिखेंगे। इकोलॉजी कहाँ है, फर्स्ट मैंने उसमें बता ही दिया था। इकोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इसका अध्ययन, यानी कि इसकी स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की। तो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट देख लेंगे, और जो ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स हैं ये भी हमारे उसके अंदर ही आ जाएंगे, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सॉरी, एबायोटिक कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग। मैंने बताया ना एबायोटिक कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जैसे एयर हो गई, जैसे वाटर हो गया, जैसे सॉयल हो गई, लैंड हो गया, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह हो गए हमारे, ये क्या हो गए, सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक्चुअल में क्या हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, किसके, इकोसिस्टम के। क्या इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, मिनरल्स हो गया, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, विंड, एल्टीट्यूड, ट्रिब्यूटिलिटी हो गई, और एक्सेट्रा, इस तरह के जो भी हमारे हैं वो सब क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट हमारे। ठीक है, अब इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इनके फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं या केमिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर, क्या, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दो फैक्टर्स, ये फिजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बायोटिक एक्टिविटीज को, जो किसको, एक्टिविटीज को, बायोटिक एक्टिविटीज को, इन एनी वे फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट से जो बायोटिक एक्टिविटीज को जो अफेक्ट करते हैं वो हमारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, किसके, एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, एक एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, टेम्परेचर। रेन हमारी क्या होगी, एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। ह्यूमिडिटी क्या होगी, एक एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। और ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस को या लिविंग थिंग्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, फिजिकल फैक्टर्स हो गए जो बायोटिक कंपोनेंट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को प्रॉब्लम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, रेन ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, और रेन कम होगी तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमंस को या लिविंग थिंग्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करते हैं। तो इसलिए ये फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, और फिजिकल फैक्टर्स एक्चुअल में क्या होगा, जो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये एक्चुअल में वही हमारे क्या हो गए, फिजिकल फैक्टर्स हो गए।
केमिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है जैसे कि हमारा वाटर हो गया, एलिमेंट्स हो गए और गैसेस हो गए, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। वाटर की भी नीड होती है, अगर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लिविंग थिंग्स को, ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं तो गैसेस भी। और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन कहीं ना कहीं ज़रूरत रहती है, प्रोटीन की मतलब ज़रूरी कंपोनेंट है हमारा एक्चुअल में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स के बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये फैक्टर्स थे, या ये कह लीजिए फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स एबायोटिक कंपोनेंट्स के फैक्टर हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एक्चुअल में, लेकिन ये कहीं ना कहीं बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स और जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एबायोटिक की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन से आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे आते हैं जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं या लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को हम 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वैसे मेनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इन दो दूसरा जो है इनको फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 3 कैटेगरी, मेनली 3 कैटेगरी हमारी टोटल बन जाती है, जो क्वेश्चन में भी साफ साफ पूछी गई है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये 3 मेनली बेसिक सी कैटेगरी हैं जो हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो जो ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स होते हैं यही हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्वयं अपना खाना या जो भी चीज़ है वो अपने आप से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये किसी पर आश्रित नहीं होते, एक तरीके से ये कह सकते हैं, यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब जो इसके बाद कंज्यूमर्स होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स या प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, और जो डिकम्पोजर्स होंगे ये किसी को भी डिकम्पोज करने के लिए होते हैं। अब ये जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं ना, इनको भी फर्दर हम 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, या टर्शरी तीसरा हो गया, ठीक है। तो अभी मैं 1 बाय 1 एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग थिंग्स हैं वो सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ रहे हैं। मेनली इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरी कौन कौन से होगी, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स एंड हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट्स, 2 कैटेगरी होगी। अब जो ऑटोट्रोपिक है यानी कि ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना भोजन खुद से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, उन्हें खुद से ही भोजन बनाना है, खुद से ही खाना है। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, हमारे ग्रीन ट्रीज हमारे हो गए, ये इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस बाय फिक्सिंग सोलर एनर्जी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये सनलाइट से अपना क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उनको सब, मतलब जो सिंपल सब्सटेंस है उनसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट करके उन्हें सिंथेसाइज करते हैं और अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं। यानी कि यहाँ पर टोटल मैं बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वो हमारे इसके अंदर होता है। और इसका सीधा सा एग्जांपल हो गया हमारा ग्रीन प्लांट्स हमारे हो गए, या फोटोसिंथेटिक हमारे बैक्टीरिया हो गए, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, ठीक है। क्लियर। एल्गी वगैरह जो हो गए ना वो हमारे वाटर के अंदर होते हैं, वो भी यही चीज़ है, वो भी हमारे प्रोड्यूसर्स के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोपिक कौन से हो गए, जो अपने यहाँ खाना अपने आप से बनाते हैं, बस ये ध्यान, ठीक है। और किसकी हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, यानी जैसे हमारे ग्रीन प्लांट हो गए। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं हेटरोट्रोपिक की। हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, दीज कंपोनेंट्स यूटिलाइज एंड डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंथेसाइज बाय ऑटोट्रोप, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया गया था ऑटोट्रोपिक की वजह से, उसे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, कहाँ से, ऑटोट्रोप से लेके। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जो ऑटोट्रोपिक है, जो ऑटोट्रोपिक है वो तो अपना खाना स्वयं तैयार कर रहे हैं। जो हेटरोट्रोपिक आएंगे वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रोपिक पे डिपेंड होंगे, ठीक है। इसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है, क्या होते हैं, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जो हेटरोट्रोपिक होते हैं ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स जो भोजन कंज्यूम करेंगे कहाँ से, प्रोड्यूसर से, और डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करेंगे सभी को, यानी कि वो बैक्टीरिया, जैसे कोई बॉडी या कोई जानवर, अगर आपने देखा कोई एनिमल मर जाता है तो सड़क के किनारे आपने पड़ा हुआ देखा होगा, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे डिकम्पोज, मतलब गायब होने लग जाता है, ठीक है, मिट्टी में मिलने लग जाता है। तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, डिकम्पोज बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है। तो वो बैक्टीरियाज जो डिकम्पोज करते हैं तो वही एक्चुअल में हमारे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स को हम देख लेते हैं। तो कंज्यूमर्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो कंज्यूमर्स हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए,
जो फुल्ली हमारे प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉपिक जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन पर डिपेंड करेंगे, यानी कि जो केवल घास ही खाएंगे या जो केवल ग्रीन लीव्स ही खाएंगे या केवल प्लांट्स पर ही डिपेंड होंगे या केवल ट्रीज पर ही डिपेंड होंगे, जो केवल वेजिटेबल खाएंगे, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं शाकाहारी। बात समझ में आ गई? अच्छा समझ में आ गई? मैं बिल्कुल ये रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें समझ में आती चलें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है अगर हम अपने आप से रिलेट करके पढ़ें तो इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो गया, जो उस पर भी डिपेंड करेंगे, किस पर, ग्रीनरी पर, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पर भी डिपेंड करेंगे, ग्रास पर भी डिपेंड करेंगे, वेजिटेबल पर, फ्रूट्स पर भी डिपेंड करेंगे, साथ साथ प्राइमरी कंज्यूमर्स पर भी डिपेंड करेंगे। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा नाम रख दूं, वो सर्वाहारी जिनको हम बोल देते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं, यानी कि जो दोनों चीज़ खा लेते हैं, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा लें और साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पर भी डिपेंड हो। तो यानी कि अगर मैं प्राइमरी कंज्यूमर की मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, वो भी बताता हूँ। जैसे डियर हमारी हो गई एक तरह से, ठीक है, गॉट हमारी हो गई और रैबिट हमारे हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, फुल्ली डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, फुल्ली, ये हमारे ग्रीन ग्रास पर डिपेंड है या ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड है या ट्रीज या फ्रूट्स वगैरह पर, ये क्या है, या वेजिटेबल पर डिपेंड है, ठीक है। कुछ ह्यूमंस भी आते हैं, ह्यूमंस दोनों तीनों कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमंस जो है दोनों तीनों कैटेगरी में आते हैं। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो केवल वेजिटेबल यानी कि शाकाहारी होते हैं, कुछ हमारे, बट कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं, ठीक है। मेनली ज़्यादातर सर्वाहारी की कैटेगरी में ही रखा जाता है ह्यूमंस को, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे फ्रॉग हो गया, जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स भी दोनों चीज़ खा लेते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं और साथ में क्या खा लेते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया वो होते हैं उनको भी खा लेते हैं, ठीक है। और लिजार्ड हो गई हमारी, दोनों ये तीनों चीज़ें क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ रहे हैं। अब बात करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर केवल सेकेंडरी कंज्यूमर पर ही डिपेंड करेगा, यानी कि जिसको हम एक्चुअल में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मांसाहारी इसको हम बोल सकते हैं। तो अगर टर्शियरी कंज्यूमर की मैं बात करूँ तो लार्ज फिशेस हो गई, जो स्मॉल फिशेस को सीधा खाएंगी बस, ठीक है। पाइथन हमारा हो गया, जो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जानवरों को खाएगा ही खाएगा, जैसे लायन हो गया, कहीं ना कहीं छोटे जानवरों को, ह्यूमंस को भी खा जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये कुल मिलाकर जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं कहीं ना कहीं कहाँ पर ह्यूमन मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं, और या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड नहीं करते। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो केवल प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी कि प्रोड्यूसर्स हमारे हो गए। अब अगर मैं बात करूं दूसरा, इस पर कौन डिपेंड कर रहा है, केवल प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करेगा और कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर मैं बात करूं टर्शियरी कंज्यूमर, तो टर्शियरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करेगा और सेकेंडरी कंज्यूमर पर, बस इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्लियर होगी बात समझ में कि सारे कंज्यूमर। अब बात कर लेता हूं मैं डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स एक्चुअल में क्या है, डिकम्पोज करने का काम करते हैं जो भी बॉडीज होती है हमारी। दे आर सैप्रोफाइटिक बोलते हैं इनको, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, सच एज बैक्टीरिया या फंगाई हमारे इस तरह से होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो डेड बॉडीज होती हैं, एनिमल की हो, प्लांट की हो, या पार्ट हो प्लांट का कोई सा, या ह्यूमन बॉडी भी अगर हो, वैसे तो ह्यूमन बॉडी ऐसे कहीं भी नहीं घेरी जाती है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया और फंगाई इसको क्या करता है, डिकम्पोज करते हैं और सिंपल कंपोनेंट्स में उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। साथ में मैंने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बता दिया। तो क्वेश्चन चाहे इस तरीके से पूछा जाए जो 2017-18 में पूछा गया है, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए जो 2022-23 में पूछा गया है, आंसर आपको ये लिखना है जो मैंने यहाँ पर बताया सारे, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन का क्या कॉन्सेप्ट है, और साथ में क्या पूछ लिया, फूड वेब भी पूछ लिया, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन पूछी है, तो दोनों तीनों टाइप हम फूड चेन के भी एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में कह रहा है फूड वेब स्टेटिंग सुटेबल एग्जाम्पल एंड इलिस्ट्रेशंस, यानी कि 2022-23 के और सेमेस्टर में, यानी कि ये जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ऐसी पिछले साल का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन को पढ़ के समझा हुआ आपने, तो ये पूछा है कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और दोनों के डिफरेंट टाइप्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सीधा सीधा मैं अगर बताऊँ आपको, देखो फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि फूड चेन एक्चुअल में क्या होता है, यानी कि एक चेन है कि कौन किसको खाएगा, कौन क्या खाएगा, ये एक चेन जो बन जाती है वो हमारी फूड चेन हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को किसने खाया, बर्ड ने,
और बर्ड को किसने खा लिया, किसी बाज ने या किसी उसने खा लिया, ठीक है, क्लियर। तो एक तरह से क्या हो गया, ये एक चेन बन गई। जरूरी थोड़ी है यही चेन बने, दूसरी चेन क्या बन सकती है, दूसरी ये एक क्या हो गई, फूड चेन हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने या वेजिटेबल्स को किसने खाया, रैबिट ने, रैबिट को किसने खा लिया, फॉक्स वगैरह ने खा लिया, ठीक है, फॉक्स वगैरह को किसने खा लिया, लॉयन वगैरह ने खा लिया या टाइगर वगैरह ने खा लिया। तो ये भी एक चेन हो गई। लेकिन दोनों कहाँ से निकल के जा रही हैं, ग्रास से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये इंडिविजुअली अगर हम देखें तो ये फूड चेन होगी, और इन सबको एक जगह कंबाइन कर दें तो वो फूड वेब हो जाता है। फूड वेब एक्चुअल में क्या होता है, फूड चेन का एक जाल होता है एक तरीके से। बात समझ में आ गई, दोनों चीजें क्लियर, बस यही हमारा फूड चेन वेब है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि इस तरह ग्रास ऊपर से मैं लेके गया और रैबिट से मैं लेके गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से हमारे बन जाते हैं, तो इसलिए इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं हमारे फूड चेन के भी और फूड वेब के भी, ठीक है। तो चलिए फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो फूड चेन क्या है, विद इन एन इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड एज लिविंग थिंग go about their daily business of eating food and exerting waste products। यानी कि क्या है कि जो एनर्जी है ना, आपने वो तो सुना ही होगा, एक मतलब एक अगर आपने एग्जैक्टली मैं दिमाग से भूल रहा हूँ, एनर्जी और एनर्जी जो है कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होती है और ना ही कभी खत्म होती है, एक तरीके से मैं भूल रहा हूँ इस टाइम पे क्या है वो एग्जांपल साइंस का एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसी मतलब बल्कि क्या होता है कि एक से दूसरे में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक से लेके दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो एक्चुअली फूड चेन में क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक कैटेगरी से लेके दूसरी कैटेगरी में एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं बात करूँ, ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट एज ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल चेन, एन एनॉर्मस चेन डिफाइंड बाय व्हाट ईट वॉट, यानी कि कौन क्या खाएगा, क्या क्या खाएगा, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन होती है हमारी एक्चुअल में, मैंने बता दिया, फूड चेन आर द पाथवे अलोंग विच न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू एन इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर चेन के थ्रू, तो वही एक्चुअल में हमारा क्या हो गया, चेन हो गया। फूड चेन रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यू एनर्जी टू मेक अप द कंटिन्यूअल लॉसेस, यानी कि कंटिन्यूअल लॉसेस, यानी कि एनर्जी मूव तो कर रही है लेकिन उसमें कंटिन्यूअल लॉसेस भी होते हैं। एक हमारे लिंडमैन ने एक दिया था कि कितने परसेंट, यानी कि एक स्टेज से जब नेक्स्ट स्टेज में एनर्जी जाती है हमारी, मूव करती है, ट्रांसफर होती है, तो वो केवल 10% ही होती है, बाकी क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। ये लिंडमैन के अकॉर्डिंग है। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू हायर लेवल कंज्यूमर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट फूड चेन, यानी कि वही है कि प्रोड्यूसर से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कंज्यूमर्स में, तो वो एक्चुअल में क्या है, फूड चेन ही है। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन द इकोसिस्टम इज नोन एज फूड चेन। तो फूड चेन का तो एक्चुअल में मैंने आपको बता ही दिया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ इसके फूड चेन के टाइप की, अगर मैं बात करूँ तो फूड चेन की जो टाइप होते हैं, एक तो हम बोल देते हैं सबसे पहला टाइप होता है हमारा ग्रासिंग फूड चेन। ग्रासिंग फूड चेन मतलब जो ग्रास से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि इमेज आप देख रहे हैं, इसको ग्रासोपर ने खाया, ग्रासोपर को रैबिट ने खा लिया, रैबिट को स्नैक ने खा लिया और स्नैक को हमारे ईगल या किसी बाज वगैरह ने खा लिया, ठीक है। तो 4 स्टेज मैंने बता दी, 5, 6 इस तरह से काफ़ी स्टेज हो सकती हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक पूरी साइकिल है। तो ये क्या है, एक चेन बन रही है। तो ये एक्चुअल में क्या होगी, फूड चेन होगी। और ये कौन से, क्योंकि ये ग्रास से स्टार्ट हो रही है तो इसलिए हम ग्रासिंग चेन बोल देते हैं इसको। तो पहला जो टाइप होता है हमारा फूड चेन का, वो क्या होता है, ग्रासिंग फूड चेन होता है। इट स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड वाया हेर्बिवोरस कल्मिनेट्स इन कार्निवोरस, यानी कि हेर्बिवोरस से इसमें कार्निवोरस में पहुंचती है सीधा सीधा। इट मे बी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, दोनों टाइप की होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है और एक्वेटिक यानी कि वाटर बॉडी में जो होते हैं ना, जैसे लैंड वगैरह में, उसमें भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको जो बताया ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ग्रासिंग फूड चेन क्या है, एक्चुअल में ग्रासिंग फूड चेन ग्रास से स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर हर्बीवोरस से होती है, कार्निवोरस में पहुंच जाती है। तो एक तरह की फूड चेन है हमारी ये। और ये दोनों में टेरेस्ट्रियल जंगल मतलब फॉरेस्ट में देख लो या एक्वेटिक यानी कि वाटर बॉडीज में देख लो, दोनों में होती है ये वाली फूड, ठीक है। चलिए ये वाली एक तो होगी ग्रासिंग फूड चेन। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो डेट्रिटस फूड चेन होती है। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होती है, जो हमारी डेड लीव्स होती हैं, जो डेड लीव्स होती हैं वो क्या किसी ना किसी वुड लोव्स के थ्रू खा ली जाती हैं या उनको
खाया जाता है और उनको फिर वुड उसको क्या होता है हमारा ब्लैक बर्ड्स के द्वारा या क्रॉ वगैरह के द्वारा उनको खा लिया जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गई, ये वाली डेट्रिटस फूड चैन हो गई। ठीक है, वो तो ग्रीन ग्रास से स्टार्ट हो रही थी और ये किससे, डेड लीफ से, यानी कि जो बेकार पत्तियां होती हैं हमारी, जो सड़ जाती हैं, मर जाती हैं, जो टूट के सूख जाती हैं पत्तियां, इस तरह की जो होती हैं। ठीक है, तो हमारा, तो इसमें क्या है, हमारा जो डेट्रिटस फूड चैन है ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड डेट्रिटस, a group of minute organism for which detritus serves as a source of energy are called detrivorous। ठीक है, the food chain so formed is called as detritus food। ठीक है, जैसे इसमें अर्थवॉर्म हमारे हो गए, फंगाई हो गए, एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल हो गए, ये डेट्रीवोरस होते हैं हमारे। ठीक है, अर्थवॉर्म वगैरह जो और फंगाई वगैरह हमारे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, डेट्रीवोरस के एग्जांपल्स हो गए। बाकी ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी क्या होता है, मोर कॉमन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के कंपैरिजन में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये वाली फूड चैन। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी। अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो 14-15 लेक्चर में मैंने पूरी एनवायरनमेंट खत्म करके तो पूरी डिटेल में आपको पढ़ा रखी हैं चीज़ें। अब हमारा अगला जो होता है पैरासाइट फूड चेन होता है। थर्ड जो फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो ये होती है हमारी पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइट फूड चेन एक्चुअल में क्या है, पैरासाइट फूड चेन आइदर द प्रोड्यूसर्स, यानी कि चाहे तो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, इज पैरासाइटेड, एंड जो पैरासाइटेड होते हैं, एंड देयरफॉर द फूड पासेस टू द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करना है। इसमें बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी की तरफ जाना है। जैसे ट्रीज हमारे हो गए, यानी कि प्रोड्यूसर्स हो गए ट्री, तो वहां से क्या हुआ, फ्रूट जो है वो ईट करा गया बर्ड्स के द्वारा। तो ट्री तो बहुत बड़ा है, बर्ड्स के द्वारा उसको ईट करा गया, बर्ड्स छोटी हो गई। ठीक है, जो हर्बीवोरस हमारे हो गए, लाइस एंड बग्स हमारे जो हो गए वो पैरासाइट्स हो गए, जो हमारे पैरासाइट्स हो गए किस पर, हर्बीवोरस पर। और देन उसके बाद जो हमारे लाइस एंड बग्स जो बर्ड्स वगैरह को ईट करेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया एंड फंगाई हो गए हमारे, इनको हम हाइपर पैरासाइट्स भी बोल देते हैं। किस पर, ये किस पर हाइपर पैरासाइट्स होते हैं, हमारे लाइस एंड बग्स पर। तो यानी कि बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा पैरासाइटिक फूड चैन हो गई। ठीक है, तो ये तीन हमारी फूड चैन थी। अब मैं फूड वेब की अगर मैं बात कर लूँ तो फूड वेब एक्चुअल में क्या, मैंने आपको बता ही दिया फूड वेब क्या है, यानी कि जब डिफरेंट डिफरेंट फूड चैन को एक साथ मिला दिया जाता है, यानी कि जो ग्राजिंग फूड चैन है वो जरूरी नहीं है कि फूड चैन बने, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड चैन बन सकती है। किसी भी जैसे प्रोड्यूसर हो गया हमारा, ग्रास हो गया, उससे प्राइमरी कंज्यूमर कोई सा भी हो सकता है जिसको ईट करा उसने, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर फिर कोई सा हो सकता है, फिर टर्शरी कंज्यूमर की मैं बात करूँ तो फिर कोई सा हो सकता है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चेन बन जाएंगे हमारी ग्रासिंग में। तो जब हम उनको सबको एक जगह कंबाइन करके दिखाते हैं तो वही हमारी एक्चुअल में क्या हो जाती है, फूड वेब हो जाती है। तो फूड वेब क्या एक्चुअल में एक नेटवर्क है। फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड चेन का एक नेटवर्क होता है वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पर हमारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, so that there are number of options of eating and being eaten at each topic level। तो यानी कि ओवरऑल ये वही चीज़ है। मैं इसके टाइप की बात यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी आप चीज़ें पढ़ ही लेंगे, मैंने पढ़ाई रखा है, ये चीज़ मैंने बता दी। ग्राजिंग वेब होता है, ग्राजिंग वेब मतलब घास से रिलेटेड जो भी फूड चैन होंगी इन सबको जब मिला देंगे तो फूड वेब हो जाएगा हमारा ग्राजिंग फूड वेब। एक होता है डेट्रिट्रियल फूड वेब हो गया, जिसको मैंने डेट्रीवोर या डरबेस हमारा अगर मैं बात करूँ उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पर ये वेब होते हैं। तो दीज वेब आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल फूड चैन, यानी कि इंडिविजुअल फूड चैन से मिलकर बने होते हैं। इन ए ग्राजिंग फूड वेब की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल टाइपिकली पास फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स ईटर, यानी कि प्लांट से जो प्लांट ईटर होते हैं जो हर्बीवोरस हमारे कहलाते हैं, टू फ्लैश ईटर्स, यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं हमारे, कार्निवोरस होते हैं, उस तक पहुंचती है। ठीक है, अगर मैं डेट्रिट्रियल की बात करूं, वेब की, तो मटेरियल पासिस फ्रॉम द प्लांट से पासिस होंगे, एंड एनिमल मैटर, यानी कि एनिमल मैटर से ट्रांसफर हो सकते हैं कहाँ पर, टू बैक्टीरिया एंड फंगाई, यानी कि डिकम्पोजर्स पर पहुँच। देन द डेट्रियल फीडर्स, डेट्रीवोरस जिसको हम बोल देते हैं, एंड देन टू देयर प्रीडेटर्स या कार्निवोरस, यानी कि फाइनली कार्निवोरस। तो ये फूड वेब एक्चुअल में हो गया। इसके डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ग्राजिंग फूड वेब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक ग्रास हो गई। अब इसमें अगर समझेंगे फूड वेब की बात क्या एक्चुअल में क्या होता है फूड वेब, तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो ग्रास है ये रैबिट भी ईट कर सकता है, ये माउस भी ईट कर सकता है, और साथ में ग्रास ओपर भी ईट कर सकता है। तो इन तीनों ने क्या करा, यहाँ पर ये 3 फूड चैन हो गई। अब यहाँ से देखो ग्रास ओपर को बर्ड्स भी ईट कर सकती है और फ्रॉग भी ईट कर सकता है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं रैबिट की बात करूँ तो ऑल भी इसको ईट कर सकता है, सीधा डायरेक्ट हमारा हॉक भी इसको ईट कर सकता है, और साथ में हमारी फॉक्स भी ईट कर सकती है। रैबिट जो है, रैबिट को फॉक्स भी ईट कर सकती है और हॉक भी सीधा ईट कर सकता है। ठीक है,
अब ये ऑल पे आकर रुक गए यहाँ पर, तो फ्रॉग जो है ये फ्रॉग को हमारा स्नैक भी ईट कर सकता है और ऑल भी ईट कर सकता है, ठीक है। और बर्ड्स को भी हमारा स्नैक ईट कर सकता है, और साथ के साथ रैबिट को भी ईट कर सकता है यहाँ पर, और स्नैक को हॉक हमारा ईट कर सकता है। तो यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन हमारी बन रही है, और इन सभी फूड चेन का हमने एक साथ नेटवर्क दिखाया, तो ये एक्चुअल में हमारा क्या हो गया, फूड वेब हो गया। तो यहाँ पर जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बस 2 क्वेश्चन और पढ़ने हैं और हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, उनको मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, बाकी तो मैंने डिटेल में पढ़ा ही रखे हैं। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। थ्री क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब बात आती है इकोलॉजिकल पैरामिड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है इकोलॉजिकल पैरामिड, डिफाइन द टर्म इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं, उन्हें डिफाइन करना है। गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, उनके सुटेबल एग्जाम्पल देने हैं। एक्सप्लेन द टर्म अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पैरामिड। अपराइट क्या होता है, अपराइट इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है, और इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है। तो अपराइट का मतलब तो ये हो गया, यानी कि ये वाला इस तरह का जो पैरामिड है ये अपराइट हो गया, और इन्वर्टेड पैरामिड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो अगर हम इनकी कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं इनको पैरामिड ऑफ नंबर्स, पैरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पैरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी का तो हमेशा अपराइट ही बनेगा, सीधा बनता है एनर्जी का, हमेशा ध्यान रखेंगे सीधा ही पैरामिड बनता है ये वाला, ठीक है। बाकी इन दोनों के दोनों तरीके के बन जाते हैं, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी। तो ये वही चीज़ इसने बोली है यहाँ पर। तो जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हम सीधा सीधा पहले इकोलॉजिकल पैरामिड बताएंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स बताएंगे, और डिफरेंट टाइप्स में दोनों चीज़ें हम लेके चलेंगे, अपराइट एंड इन्वर्टेड जो पैरामिड्स हैं हमारे वो। तो पैरामिड एक्चुअल में क्या हो गए, पैरामिड हमारे क्या हो गया, अगर मैं पैरामिड की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का क्या है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है किसी भी या फंक्शन है किसका। जैसे मान लो जैसे ग्रास होगी, ग्रास तो बहुत ज़्यादा है, ग्रास को खाने वाले जो फ्रॉग्स होंगे या ग्रास को खाने वाले जो हमारे एक तरह से ग्रास ऊपर होंगे या रैबिट्स होंगे, वो उनकी क्वांटिटी में, ग्रास की क्वांटिटी में कम होंगे। फिर उसके बाद उन्हें खाने वाले जो और चीज़ें होंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे हमारे, वो और छोटे होंगे, तो कम होंगे। तो उसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, एक तरह से अपराइट हमारा पैरामिड बन जाता है। तो क्वांटिटी के बेसिस पर, यानी कि नंबर्स के बेसिस पर हम एक तरह से पैरामिड डिजाइन कर लेते हैं। यानी कि घास, नंबर ऑफ घास बहुत ज़्यादा हो गई, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ग्रास ऊपर उससे कम हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम देखें नंबर ऑफ बर्ड्स उससे कम हो गई। फिर बायोमास के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि बायोमास की कैटेगरी में कितना है, किसके पास कितना, मतलब बायोमास में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। और अगर एनर्जी की बात करेंगे तो किसके पास कितनी ज़्यादा एनर्जी है। नीचे मैंने क्या कहा, जो हम सबसे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसका मैंने बताया भी हमेशा सीधा बनेगा इस तरीके से। तो एनर्जी जैसे मान लो जो हमारा स्टार्टिंग वाला बेस है, उसमें जो भी हमारे होंगे प्राइमरी या प्रोड्यूसर्स होंगे, उनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो लिंडमैन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं हमारे, इनको प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे, तो ये क्या होंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी जाएगी वो केवल 10% एनर्जी ही मूव करेगी, बाकी उसके बाद एनर्जी नहीं मूव करेगी, यानी कि बाकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद जैसे और ऊपर जाएंगे हम, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में जो है वो और 10%, उसका ही 10% जाएगी एनर्जी, बाकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो क्या होगा, एनर्जी जब लॉस होती जा रही, कम होती जा रही, तो इसका मतलब हमेशा ही एनर्जी का जो पैरामीटर है वो सीधा ही बनेगा, प्रायोरिटी बनेगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में किसका, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, किसके, ऑफ एन इकोसिस्टम, जो स्टार्ट हो रहा है विद प्रोड्यूसर्स एट द बेस, बेस में जो है प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, एंड सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल फॉर्मिंग द एपेक्स इज नोन एज इकोलॉजिकल पैरामिड। यानी कि एक्चुअल में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इकोसिस्टम का, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है और टर्शरी लेवल तक जाएगा। तो वो या तो इस तरह से फॉर्म में बनेगा, ट्राइंगल की फॉर्म में बनेगा, तो वो सीधा होगा अपराइट, या वो फिर उल्टा यानी कि इन्वर्टेड ट्राइंगल की फॉर्म में बनेगा, तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड। तो 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं पैरामिड, जो यानी कि जो हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इकोसिस्टम का, वो 3 तरह से करते हैं, नंबर के बेसिस पर करते हैं, बायोमास के बेसिस पर करते हैं, और एनर्जी के बेसिस पर करते हैं। चलिए तीनों को समझ लेते हैं क्या क्या है। अगर मैं बात करूं नंबर्स के बेसिस पर, तो कौन कितना है, नंबर किसके ज़्यादा हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर्स में ग्रासेस, देखो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, पैरामिड ऑफ नंबर दोनों तरीके का होता है। इसमें दोनों तरीके का मतलब यह है कि अपराइट भी होता है और साथ के साथ हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड भी होता है। दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल में यही मैं समझा दे रहा हूँ। ये आपको पीडीएफ मिली जाएगी, तो वहाँ पर आपको पता चली जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। पीडीएफ पेड है, थोड़ा सा पेड है, ज़्यादा पेड नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पर थ्योरी पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ में अगर यहाँ पर मैं समझा देता हूँ,
नंबर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के जो पैरामीटर होते हैं, तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर्स, अगर मैं बात करूं ग्रास, प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या ले लिया, ग्रास ले ली, तो ज्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं हर्बीवोरस यानी कि जो ग्रास को खाएंगे, जैसे ग्रास ऊपर हो गए, इंसेक्ट्स हमारे हो गए, तो वो क्या होगी, ग्रास के कंपैरिजन में, नंबर ऑफ ग्रास के कंपैरिजन में कम होंगी उनकी क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या हो गया, कम हो गया। उसके ऊपर जब उनके बाद जो कार्निवोरस हमारे आएंगे, जो हर्बीवोरस को खाएंगे, जैसे फ्रॉग और बर्ड्स हमारी होगी, तो वो जो हमारे ग्रासहोपर्स वगैरह होंगे, उनकी क्वांटिटी में, उनके नंबर्स में कम होंगे, तो वो और कम हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉप कार्निवोरस, जिसको हम बोल देते हैं टॉप कार्निवोरस, या कह लीजिएगा टर्शरी कंज्यूमर, जिसमें हॉक या अदर बर्ड्स हमारी हो गई, ईगल वगैरह इस तरीके से, ठीक है, जो बाज वगैरह होते हैं टॉप कार्निवोरस में आते हैं, तो वो इनके कंपैरिजन में जो फ्रॉग एंड बर्ड्स होंगे उनके कंपैरिजन में और भी कम होते हैं। तो इसलिए हमारा ये वाला जो पैरामिड है, ये वाला जो पिरामिड आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या होता है एक्चुअल में, इस तरीके से सीधा इस तरीके से बन रहा है, यानी कि ये एक्चुअल में क्या हो गया हमारा, ये अपराइट हो गया। अगर मैं इसके इन्वर्टेड की बात करूं तो इन्वर्टेड में हमारा ये हो जाएगा। अब इन्वर्टेड में कौन सी चीज आएगी, तो प्रोड्यूसर्स में अगर मैं बात करूं ट्री क्या होंगे हमारे, कम होंगे। ट्री पर लगने वाले फ्रूट्स जो है वो ज्यादा होंगे, ट्री एक होगा उस पर लगने वाले फ्रूट्स बहुत ज्यादा होंगे। उन फ्रूट्स को जो बर्ड्स खाएंगे तो वो क्या होंगे, यानी कि बर्ड्स भी ज्यादा होंगे, यानी कि प्रोड्यूसर्स में अगर मैं बात करूँ ट्रीज कम है, उसके बाद जो बर्ड्स हैं उनसे ज्यादा है, जो उनसे ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं। और जो बर्ड्स हैं उनको जो पैरासाइट्स खा रहे हैं, जैसे लाइस एंड बग्स हो गए हमारे, वो उनसे भी ज्यादा होंगे। और अगर उनके बाद अगर मैं हाइपर पैरासाइट्स की बात करूँ तो यानी कि ये पैरासाइट्स वाली चेन यहाँ पर आ गई है, जैसे फ्लैशेस एंड माइक्रोब्स हो गए हमारे, वो उससे भी ज्यादा होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा इन्वर्टेड, यानी कि ये वाला अगर मैं बात करूं पैरामिड, तो ये कैसा पैरामिड बनेगा, इस तरीके से इन्वर्टेड पैरामिड बनेगा। तो जो पैरामिड ऑफ नंबर होता है, वो हमारा जो नंबर्स का पैरामिड्स होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, अपराइट एंड इन्वर्टेड। और क्या इनमें होता है ये मैंने चीजें बता दी, और ये चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ पैरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास की अगर मैं बात करूं पैरामिड की, तो बायोमास में एक तरह से मास, इसमें समझ लीजिएगा मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान कहां से कहां रिलेट कर रहा है, वेट के अकॉर्डिंग रिलेट कर रहा है। तो जिसका वेट ज्यादा वो सबसे नीचे, उससे कम वेट वाले उससे ऊपर, उससे कम वेट वाले उससे ऊपर, और सबसे कम वेट वाले उसके ऊपर। तो ये बन गए हमारे क्या, ये बन गए हमारे पैरामिड ऑफ बायोमास। और ये भी दोनों होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा वेट वाला नीचे, फिर उससे कम वेट वाला, फिर उससे कम वेट वाला, फिर उससे कम वेट वाला। या फिर ये भी हो सकता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें कम वेट हो, जो उससे बाद प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें उससे ज्यादा वेट हो, और जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है उसमें ज्यादा वेट हो, और जो सबसे अपर यानी कि टर्शरी कंज्यूमर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वेट हो। तो वो एक्वेटिक सिस्टम में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, यानी कि समुद्री या वाटर बॉडीज में हमें देखने को ज्यादा मिलता है। तो अगर मैं पैरामिड ऑफ बायोमास के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, तो जैसे अगर ग्रासिंग वाला अगर मैं बात करूँ, तो प्रोड्यूसर्स के अंदर जो हमारी ग्रास वगैरह आ रही है वो कितना होगा, लगभग बहुत सारे प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो ट्रीज अगर होगा तो बहुत वेट है। अगर एक ट्री ले लो और एक रैबिट ले लो जो वहां से, या एक बर्ड ले लो जो वहां से फ्रूट खाएगी, तो ट्री में कितना वेट है और बर्ड में कितना सा वेट है, ठीक है। तो इसमें मान लिया 1000 kg वेट ज्यादा वेट हो गया। उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो 10 kg वेट, जैसे रैबिट एंड गॉट वगैरह या डियर वगैरह हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद 100 हो गए इसमें, फिर उसके बाद जो जाएंगे तो 10 kg वेट हमारा हो गया इसमें, जो भी हमारे वुल्फ वगैरह हो गए। उसके बाद लॉयन वगैरह में जाएंगे तो 1 kg के आसपास वेट हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये मतलब क्या हो रहा है, इनके कंपैरिजन में वेट हमारा क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। ये 1 kg वेट नहीं होगा इसमें, कभी ये समझ लो कि 1 kg वेट होता है लॉयन में, और यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कर दो कि 1 kg वेट कहाँ होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा वेट होता है, ठीक है। ये बायोमास की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है, क्लियर। इसके कंपेरिजन में अगर बात करें तो वो चीजें कम होती जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक सिस्टम में, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर जैसे एल्गी एंड फंगाई वगैरह हमारे होते हैं, जो समुद्र वगैरह में नीचे जमे होते हैं, तो 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के आसपास यहाँ पर हो गया, पर मीटर स्क्वायर में केवल 4 ग्राम, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, एक एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हर्बीवोरस की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल फिशेस हो गई, तो ये 8 ग्राम, ये 4 ग्राम था, तो ये 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के आसपास इतने एरिया में होंगी, ठीक है। अगर मैं कार्निवोरस की बात करूँ तो जैसे बिग फिशेस होगी, वेल होगी, शार्क वगैरह होगी, तो ये 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा, इन्वर्टेड बन गया, यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम कह लीजिएगा या एक्वेटिक इकोसिस्टम तो होती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। तीसरा जो है हमारा पैरामिड ऑफ एनर्जी। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है मैंने आपको बता ही दिया है, पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा बनेगा लिंडमैन के अकॉर्डिंग, और जो ग्राउंड लेवल है, जो प्रोड्यूसर्स है, उससे प्राइमरी कंज्यूमर में केवल 10% एनर्जी ही मूव करेगी, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है उससे सेकेंडरी कंज्यूमर में केवल उसका ही 10% मूव करेगी। यानी कि अगर 1000 kg या 1000 की हमारे पास एनर्जी है, स्टार्टिंग में 1000 एनर्जी हमारी
तो उसके बाद जो या 1000 कैलोरी अगर हमारे पास एनर्जी है, तो उसके बाद जो सेकंड में मतलब प्रोड्यूसर पर 1000 कैलोरी है, तो उसका 10% कितना हो गया हमारा 100, तो 100 ही पहुंचेगी। फिर प्राइमरी में प्राइमरी का 10% कितना हो गया, फिर 100 का 10, तो 10 पहुंचेगी सेकेंडरी में, और 1 पहुंचेगी किसमें, टर्शरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं डायग्राम में, मैं बता देता हूँ। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, 100% एनर्जी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर पर 10% ही पहुंची, सेकेंडरी कंज्यूमर पर 1%, और थर्ड लेवल कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर हो गया उस पर 1% ही, 0.1% ही, और फिर 0.01%। यानी कि हमेशा सीधा ही बनेगा। एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। और ये सारी चीजें डिकम्पोजर जो है इसको भी डिकम्पोज कर सकता है, इसको भी डिकम्पोज कर सकता है, इसको भी डिकम्पोज कर सकता है। तो डिकम्पोजर इन सबको डिकम्पोज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये फाइनली क्या हो गया, पैरामिड हो गया। किसका पैरामिड हो गया हमारा, ये एनर्जी का, जो हमेशा सीधा बनेगा, अपराइट ही बनेगा। क्लियर। और ये यहाँ पर मैंने सारी चीजें बताई दी है, यहाँ पर लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू लिंडमैन की मैं बात कर रहा हूँ, 1942 में बोला था, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड एट ईच टॉपिक लेवल, यानी कि हर एक ईच टॉपिक लेवल पर, यानी कि नीचे से ऊपर चलेंगे केवल 10% एनर्जी ही कन्वर्ट होगी। तो ये था लिंडमैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने डिस्कस द डिटेल अबाउट, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये है डिस्कस द डिटेल अबाउट द टर्म ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। दो क्वेश्चन बचे हैं अब, एक तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। जुड़े रहिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे, बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देख लो क्या है। इसको शॉर्ट में EIA भी बोल देते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के क्या कह रहा है, ये डिस्कस करने को कह रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द EIA प्रोसेस, यानी कि पूरे स्टेप पूछ रहा है जो जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे किसमें, EIA प्रोसेस में, एनवायरमेंट इम्पैक्ट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो जो स्टेप्स होते हैं। यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, एक असेसमेंट है। हमें कहीं पर कोई प्लांट लगाना है, तो वहाँ पर प्लांट लगाने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, वहाँ का लोकल एरिया की स्टडी करनी है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की स्टडी करनी है, वहाँ उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर, या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। तो एक हमें पूरा उसका एक असाइनमेंट तैयार करना होता है, जो हमारी अथॉरिटी है उसको देना होता है, जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको देना होता है। वो उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, देन उसके बाद अप्रूव करते हैं। अगर सही है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो वो अप्रूव करेंगे। अगर कुछ कमी है कि इससे हार्मफुल होंगी चीज़ें या वो होंगी, तो उनको बोलेंगे कि ये चीज़ रिड्यूस करो। अगर रिड्यूस कर पा रहे हैं तो वो फिर हमारा अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें कैंसिल हो जाती है। तो यानी कि एक तरह का हमें असाइनमेंट यहाँ पर बनाना होता है जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है उससे रिलेटेड, यानी कि कहीं पर भी कोई हमें इंडस्ट्री या कोई प्लांट लगाना है उसके लिए एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। ठीक है, तो ये ये जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन, जो है ये जो UNEP है, इसने दिया है EIA का प्रोसेस कि आपको पहले EIA देना है, यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो बना के देना है। फिर उसके बाद एक बॉडी बनाएंगे, उसको हम उसके बाद अप्रूव करेंगे। ठीक है, उसको चेक करने के बाद। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है पूरी एक चीज़ जो है, या चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, वरना बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि आप जल्दी से लास्ट में एकदम बस ऊपर ऊपर बता के निकल गए। नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA जो एक प्रोसेस है जो इवेल्युएट करता है क्या लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को क्या करता है, इवेल्युएट करता है ऑफ ए प्रपोज प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमने प्रपोज किया है प्रोजेक्ट या जो हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, जो या डेवलपमेंट करने वाले हैं, उसका क्या करता है, एक तरीके से इवेल्युएट करता है। ठीक है, और कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स वहाँ पर चेक किए जाते हैं, बोथ बेनिफिशियल और एडवर्स, यानी दोनों तरह के जो हैं वो हमारे क्या किए जाते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं। उनसे क्या बेनिफिट्स होंगे उसके लगने से और क्या उसके लगने से नुकसान होंगे, वो दोनों चीज़ें क्या की जाती हैं, यहाँ पर इवेल्युएट की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो UNEP है, UNEP डिफाइंस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उन्होंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट डिफाइन किया एज अ टूल, जो टूल है एक तरह का यूज़ करना है हमें, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू द डिसीजन मेकिंग, यानी कि पहले लगाने से पहले कोई प्रोजेक्ट लगाने से पहले उसका क्या हमारा एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वहाँ पर सोशल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है उनका एक असेसमेंट हमें तैयार करना होता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा आप जब आपको मिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ और ध्यान कर लीजिएगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इंडिया में इज स्पेशली बैक्ड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस ऑन EIA मैथडोलॉजी एंड प्रोसेस। यानी कि इंडिया में जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली यूनिट में। आने वाली यूनिट में आएगा ये जो 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में आया था, उससे ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, ठीक है। अब प्रोसेस पूछा था, तो EIA का जो प्रोसेस है उसको हम काफ़ी सारे स्टेप्स हैं उसमें। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये चीज़ उसने बताई। यहाँ पर मैंने इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बताया, नहीं पढ़ाया सारी चीज़ें, ये मैंने बता ही दिया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेप्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमारे इंक्लूड होते हैं EIA में। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्क्रीनिंग का। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, द प्रोजेक्ट प्लान इज स्क्रीन, यानी कि जो हमने प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं उसको स्क्रीन करना है। और स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना उसमें इन्वेस्ट होगा, इस इन्वेस्टमेंट के स्केल पर, लोकेशन के स्केल पर, यानी कि कौन सी इसके लिए पर्टिकुलर लोकेशन सही होगी, और टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और किस तरह का इसका डेवलपमेंट का टाइप होगा उसको। एंड इफ द प्रोजेक्ट नीड्स स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्क्रीनिंग की जाती है। सबसे पहले स्क्रीनिंग कहाँ की जाती है कि कितना उसमें खर्चा आएगा, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, कितना कहाँ पर लगेगा, कौन सी लोकेशन सही होगी, डेवलपमेंट कितना होगा वहाँ से। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो हमें वहाँ एरिया कितना, मतलब उसको क्लियर, जहाँ पर उस प्रोजेक्ट को लगाना है तो वहाँ पर एरिया भी तो क्लियर कराना पड़ेगा, क्लीन कराना पड़ेगा। मतलब अगर कोई बिल्डिंग्स वगैरह हैं वहाँ पर, या कोई बस्ती वगैरह बसी हुई तो उनको हटवाना पड़ेगा, तो उससे क्या इफेक्ट्स होंगे। कोई हमारा फॉरेस्ट वगैरह है उसको कट करना पड़ेगा, तो उससे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें पहले स्क्रीन की जाती है, ठीक है। देन उसके बाद किया जाता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या है, द प्रोजेक्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट। स्कोपिंग में क्या होता है, द प्रोजेक्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट, जोन ऑफ इम्पैक्ट, मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज एंड नीड्स फॉर मॉनिटरिंग, कलेक्शन of baseline data is the environmental status of study area। यानी कि उसके बाद क्या कर दी जाती है, वहाँ की स्टडी की जाती है एक्चुअल में पूरी, स्कोपिंग जिसको हम स्कोपिंग बोल देते हैं, ठीक है। फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्शंस किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट उससे पड़ने वाले हैं, जो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन्हें प्रिडिक्ट किया जाता है। कि पहले देखा जाता है कि एज्यूम किया जाता है कि अगर हम ये प्लांट यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह के जो हैं इम्पैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उनका प्रेडिक्शंस किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों तरह के ही प्रेडिक्शन वहाँ पर क्या किए जाते हैं, या इम्पैक्ट जो है उनको प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट। फिर उसके बाद मिटिगेशन मेजर्स किए जाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। EIA रिपोर्ट जो है शुड इंक्लूड द क्या होगा, एक्शन एंड स्टेप्स फॉर द preventing minimization or bypassing the impact or else the level of the compensation for probable environment and damage or loss। यानी कि जो रिपोर्ट तैयार की जाती है मिटिगेशन मेजर्स में, या मेजर किया जाता है क्या है इसमें एक्चुअल में, कि जहां पर हम प्लांट लगा रहे हैं उस प्लांट को लगाने के लिए हमें जो भी स्टेप्स वहां पर जो भी एक्शन लेना है वो वहां पर दिया जाता है। यानी कि स्टेप्स क्या क्या किए जाते हैं, प्रिवेंशन, यानी कि एक तरह से वहाँ पर क्या प्रिवेंशन करना है, क्या प्रिवेंट करना है वहाँ पर। या दूसरा अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई वहाँ पर हार्मफुल चीज़ हो सकती है कि कोई हार्मफुल है कोई चीज़ उसके लिए, तो उसे क्या किया जाता है, लॉस करने की, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, उसको कम करने की। यानी कि वो जो हार्मफुल बॉडी है या जो चीज़ वो हार्मफुल को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, अगर ये है कि कोई जैसे बस्ती वगैरह तो वहाँ से वो अगर हटाने पड़ रहे हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, कुछ कंपनसेशन वहाँ पर दे दिया जाता है। तो अगर ये चीज़ें हो पा रही है पॉसिबल इनकी वजह से, तो वो रिपोर्ट वो जो तैयार की जाती है उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, पब्लिक हियरिंग होती है। पब्लिक हियरिंग में मतलब जो वहाँ के लोग बाग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, डिस्कशन किया जाता है कि हम यहाँ पर ये प्लांट लगाने वाले हैं या इस तरीके से लगाने वाले हैं, तो आपको कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें पब्लिक हियरिंग में चेक की जाती है। देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग, देन फाइनली लास्ट में डिसीजन किया जाता है, ठीक है। और जब डिसीजन ले लिया जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। यानी कि जो प्लान हमारा तैयार किया था हमने, उसको क्या किया जाता है, एक तरह से प्लान को मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है, और साथ के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं हमारे, ये सारे स्टेप्स EIA के हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाता है, फाइनली अगर मैं बात करूँ तो असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, डेलिनेशंस एंड मिटिगेशन मेजर्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। यानी कि वही रिपोर्ट की बात यहाँ पर फाइनली चलिए, फाइनली बाद में एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है रिस्क असेसमेंट, तो ये सबसे लास्ट स्टेप है। यानी कि रिस्क
असेसमेंट में जो है कि वो देख लिया जाता है कि उससे क्या क्या रिस्क हमारे होते हैं, और उसको वो चीज़ें अगर हो रहे हैं रिस्क, उनको अगर हम रिड्यूस कर पा रहे हैं तो बेटर है, तो हमें अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये EIA की पूरी ये मैंने जो स्टेप्स थे वो सारे आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बताई ये चीज़ें, डायग्राम के बेसिस पर देखेंगे क्या है कि स्क्रीनिंग होगी सबसे पहले, स्क्रीनिंग के बाद EIA रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, नो EIA, यानी कि नो EIA मतलब ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, और फिर उसके बाद इनिशियल एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन होगा, इनिशियल एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के बाद या तो EIA रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो खत्म कहानी है पर। ठीक है, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो स्कोपिंग होगी, फिर उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट यानी कि मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट यानी कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर EIA रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद होगा रिव्यू। ठीक है, यहाँ से जो स्कोपिंग हो रही है ना, यहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होगा रिव्यू में, जब रिव्यू लिया जाएगा। फिर डिसीजन मेकिंग होगा, उसके बाद नॉट अप्रूव होगा या अप्रूव होगा। नॉट अप्रूव होगा तो फिर से हमें रिसबमिट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, पूरे सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद अप्रूव करना होगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होने के लिए क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप, यानी कि फिर उसके बाद उसको फॉलोअप कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले, इसके बाद हमारा 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं आगे मैं बात करता हूं। अब इम्पोर्टेंस क्या है, EIA की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस तो आपको समझ में आई गई होगी। इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अगर हम कहीं कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं तो अगर हम बिना अगर वहाँ पर चीज़ें चेक किए कि वहाँ से क्या क्या हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं वहाँ के, क्या नेगेटिव थिंग्स हैं वहाँ के, या पॉजिटिव एरिया है क्या नेगेटिव एरिया है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, अगर ये हम पहले से नहीं जांच पाएंगे तो अगर हम वहाँ पर प्लांट ऐसे ही डायरेक्टली जाके लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो कुछ चीज़ें वहाँ पर हार्मफुल हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस है हमारी EIA के। तो EIA लिंक्स एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटली सेफ, यानी कि एनवायरमेंटली सेफ होता है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी फायदेमंद होती है चीज़ें। अब अगला जो टॉपिक हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। तो EIA प्रोड्यूस ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, ये एक तरह का जो है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड प्रोड्यूस कराता है टू एलिमिनेट करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे जो एडवर्स इम्पैक्ट होंगे, जो खराब इम्पैक्ट होंगे, उन्हें रिड्यूस कराने के लिए क्या कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स हमें या उन्हें एलिमिनेट कराने के लिए EIA प्रोवाइड कराता है। ठीक है, EIA enables the decision makers to analyze the effect of development activities on the environment well before the development projects is implemented। ठीक है, तो ये फाइनली यही सारी स्टेप्स हैं जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस में, और तो कुछ नहीं इसमें खास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेस्क्राइब द मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और साथ में हमें इसके जो मेजर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उन्हें डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कब आया है, 17-18 के इवन सेमेस्टर में आए, यानी कि 2022-23 के कोई से भी सेमेस्टर में नहीं आया, तो इस बार आने के इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है और बहुत जल्द इस यूनिट को हम बाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है, सतत विकास। सतत विकास मतलब ये है, सीधा सीधा अगर मैं बताऊं इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हों, तो उनका हम यूटिलाइजेशन इतना करें, उनको यूज़ इस तरीके से करें कि केवल हमारी ज़रूरतें पूरी हों, उनको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें, वेस्ट ना करें। उनका मतलब यह है कि हम उनको यूज़ कर रहे हों और अपनी पीढ़ी के अगली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनके लिए भी बचा के रख सकें। यूज़ उतना करें जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें, मतलब ओवर यूज़ ना करें, वेस्टेज ना करें, जिससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें प्रॉब्लम हो। तो यानी कि किसी भी रिसोर्सेज का कोई भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका हमें यूज़ इतना करना है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी वो चीज़ें बच जाएँ। यही हमारा क्या होता है एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो क्या डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सीधा सीधा मतलब यही है, ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय द ब्रुंडेटलैंड कमीशन, इट्स रिपोर्ट अवर कमीशन कॉमन फ्यूचर 1987। ठीक है, एक्चुअल में नीड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? ओवर एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का, उन्हें रिड्यूस करना है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसे हमें रिड्यूस करना है। अगर हमारे रिसोर्सेज की जो डर है हमारे अंदर, उसको हमें क्या करना है, एक तरीके से रिड्यूस करना है। तो ये हमारे नीड्स हैं, ये इसलिए इनकी ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की। अगर मैं बात करूँ कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, तो 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 कोर एलिमेंट्स हमारे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। क्या क्या होते हैं? तो हमारा हो गया डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये 3 हमारे इसके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, और इट इज़ क्रूशियल टू हार्मोनाइज दैम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अगर मैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो ये क्या करता है? इट प्रिवेंट करता है नेचर फ्रॉम बीइंग यूज्ड एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड ऑफ रिसोर्सेज एंड एंश्योर इट्स प्रोटेक्शन एंड रेशनल यूज। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर यह है जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, उसमें क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो एनवायरमेंट से हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हो रही हैं, उनका हमें क्या करना है? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो हैं, या उनका जो यूज़ करना है वो इतना ही यूज़ करना है जितना कि हमें ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें वेस्ट नहीं करना है। सोशल सस्टेनेबिलिटी में क्या है कि इट कैन फोस्टर जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से टर्म है। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, जो डेवलपमेंट ऑफ पीपल है उसके लिए हमारा क्या है? जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिटीज़ एंड कल्चर टू हेल्प अचीव द रीजनेबल एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि जैसे वुमेंस एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे वुमेंस को क्या किया जाता है कि मेंस के कंपेरिजन में वुमेंस को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? जेंडर इक्वलिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो जेंडर इक्वलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करने के लिए? जो कम्युनिटीज़ एंड कल्चर है उन्हें क्या करने के लिए, एक तरह से, या अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जो है हमारा, उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करूँ तो फोकस ऑन इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ। फोकस करना चाहिए इक्वल इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, दैट जनरेट्स वेल्थ फॉर ऑल, जो जनरेट करेगा वेल्थ सभी के लिए, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है उसे विदाउट हार्मिंग, यानी कि बिना हार्म किए। इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसके अगर मैं अदर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इट शुड प्रोटेक्ट अवर बायोडाइवर्सिटी। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, या इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्ट होती है कहीं ना कहीं। इट शुड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन के लिए प्रिवेंट, या सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, बचाते हैं उसको, सॉइल इरोजन को। इससे मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमारे दिमाग में है चीज़ें, इसको इसके अकॉर्डिंग हम अपने एनवायरनमेंट से मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर ये दिमाग में रखते हुए। ठीक है, इट स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी स्लो डाउन होगी। इट शुड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट शुड कट द एमिशन ऑफ CFC, यानी कि सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी एनवायरनमेंट में तो पॉल्यूशन ऑब्वियस रिड्यूस होगा, CFC रिड्यूस होगी, सल्फर के ऑक्साइड्स रिड्यूस होंगे, हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिड्यूस होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा जो फर्स्ट यूनिट का वन शूट था ये यहाँ पर बाइंड अप होता है, कंप्लीट होता है, फाइनल होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कराए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तो यहीं के यहीं आपके पूरी ये कंप्लीट तैयार हो जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट सेकंड यूनिट जो है नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।